ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शिक्षा का अपना महत्व है तो शुरू से सबको ज्ञात है। और मुझे याद है कि मैं पहली बार गया था पार्लियामेंट के अंदर 1980 के अंदर, तो 80 के दशक के अंदर पहली बार शिक्षा मंत्रालय को बदल के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने में HRD मिनिस्ट्री का गठन हुआ था। उस सोच के साथ में कि वक्त के साथ साथ में अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हों, जिसमें शिक्षा भी आती है, अन्य फैकल्टी भी आती है। मैं समझता हूँ कि आज HRD मिनिस्ट्री के माध्यम से जो एक्टिविटी चल रही है पूरे देश के अंदर, वो आप सभी जानकारी के अंदर। और आज अगर 65 साल का सफ़र तय करते करते आज मणिपाल यहाँ तक पहुँचा है, तो ये भी 65 साल लगे उसको। कुछ लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उनको जवाब ये मणिपाल यूनिवर्सिटी का कैंपस कहता है। जिस रूप में इसरो कहता है कि 50-55 साल के अरसे के बाद में आज हम लोग, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब जब इसरो का निर्माण हुआ था, तो उसको ज़्यादा अर्सा हो गया, 40-60 साल हो गए, तब जा कर के ये आज 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा सकते हैं। आज दुनिया भर के देशों के उपग्रह इसरो से छोड़े जा रहे हैं। मंगल ग्रह पे यान छोड़े जा रहे हैं, चंद्रयान छोड़े जा रहे हैं। ये कोई 4 साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। तो कहना अलग बात है, पर देश समझता भी है कि कहाँ हम लोग आज़ाद हुए थे तो क्या स्थिति थी, हालात क्या देश के। गुलामी में रहते थे हम लोग। गांधी जी के आज 150 वर्ष चल रहा उनके जयंती का, जिस रूप में उस पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने और बड़े बड़े नेताओं ने संघर्ष किया, जेलों में बंद रहे थे। उस जमाने जेलों में 8-10 साल बंद रहना कोई मामूली बात नहीं थी। तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। यहाँ सुई नहीं बनती थी, बारिश आती थी। बिजली क्या होती है, अभी तो अभय जैन जी बता रहे थे कि किस प्रकार से एयर कंडीशनिंग की कैपेसिटी आपने हाई कर रखी है। बिजली क्या होती लोग नहीं समझते थे देश के अंदर। ये हालात थे देश में। कहाँ से शुरू करी, कितनी दूरदृष्टि देखी उस जमाने के अंदर। पंडित नेहरू ने आधारभूत ढांचा खड़ा किया, बड़े बड़े कल कारखाने लगा दिए उस वक्त में, इस्पात के कारखाने लगा दिए, देश आत्मनिर्भर बने आने वाले वक्त में। बड़े बड़े बांध बना दिए। एक शुरुआत करी उस जमाने के अंदर। तो हमें गर्व होता है कि उस वक्त शुरुआत नहीं की जाती, हम भी आज पाकिस्तान की तरह आज़ादी के बावजूद भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ 76 साल तक लोकतंत्र कायम, 76 साल तक लोकतंत्र कायम रखा। ये बड़ी उपलब्धि हमारी है। चाहे इंदिरा गांधी जान चली गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। क्योंकि कम उपलब्धि नहीं है। हमें गर्व होता है कि हम 70 साल में त्याग हुए, बलिदान हुए आज़ादी के पहले बाद में, पर आज हम लोग 70 साल में लोकतंत्र कायम रहा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बन गए। वापिस जनता ने, जो माई बाप होती जनता, उन्होंने फैसला किया, दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। हत्या हो गई उनकी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हुए, VPC नहीं बन गए प्रधानमंत्री, नरसिम्हा जी बन गए, चंद्रशेखर जी बन गए, देवगौड़ा जी बन गए। कितने प्रधानमंत्री बदले, गुजराल साहब बन गए, वाजपेयी जी बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन गए, और मोदी जी बन गए। अगर ये लोकतंत्र काम नहीं रहता तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे? पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ,
वहाँ प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ता है, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे, जेल भेज दिया और फांसी दे दी उनको। यहाँ 70 साल में प्रधानमंत्री बदलते गए पर देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती गई, ये हमारी खूबी रही। तो आज प्रधानमंत्री मोदी बने तो वो 70 साल की लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की देश ने, सरकारों ने, चाहे सरकार किसी पार्टी की रही हो, उसके कारण संभव हुआ है। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है, ये मैं हमेशा समझाता हूँ। हम लोग पहली बार जब सरकार में आए थे तो धारीवाल जी भी थे, कल्ला जी भी थे, सीपी जोशी भी थे उस वक्त में, हमारे जो आज स्पीकर हैं। हमने तय किया कि राजस्थान को बने हुए 50 साल हो गए हैं। राजीव गांधी नहीं रहे हमारे बीच में, जिनकी सोच थी शिक्षा के प्रति, तो हमने उनके नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का परसेंटेज बहुत कम था। अब तो ये मणिपाल यूनिवर्सिटी इसलिए आ सकी कि परसेंटेज बढ़ गई, राजस्थान के अंदर भी माहौल बदल गया, प्राइवेट सेक्टर अलग हो गया, इसलिए आना संभव हुआ। उस वक्त माहौल वो नहीं था 20 साल पहले। उस वक्त में अगर हम मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए पाई साहब को रिक्वेस्ट भी करते तो ये कहते संभावनाएं नहीं है वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने की या चलने की। हमने 23,000 स्कूल एक साथ खोले, गाँव में, ढाणियों में भी, उसका परिणाम रहा कि मतलब हम लोग तमाम तबकों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। शिक्षा आपके द्वार प्रोग्राम चलाया हमने, घर घर जाके पूछो, हर घर के अंदर, गांव में, ढाणियों में एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और शिक्षा नहीं है तो जीवन में अंधेरा, ये कह करके हमने अभियान चलाया था। आज माहौल बना है राजस्थान के अंदर भी। आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं जो 40 साल पहले था, जहाँ काल सूखे पड़ते रहते थे, रोजगार नहीं था, सूखों की मार से लोग बर्बाद हो जाते थे, ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना शिक्षा था, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी। आज हम लोग राजस्थान भी 70 साल में हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उस पर हमें गर्व करना चाहिए। इसीलिए आज मणिपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है देश के अंदर, वो आज राजस्थान में, जयपुर में खुल सका है। रिफाइनरी आ रही राजस्थान के अंदर, तेल निकल गया, गैस निकल गया राजस्थान के अंदर। भाग्य बदलेगा नौजवानों का, रोजगार वहाँ पे मिलेंगे। पेट्रोकेमिकल साथ में खुल रहा है वहाँ पर, रिफाइनरी के साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में है, बड़ा जोन बन रहा है वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। तो चारों ओर से हर माइनिंग का एरिया हमारे यहाँ पर सर्वाधिक है देश के अंदर। तमाम तरह के माइंस एंड मिनरल्स यहाँ पर है। मैंने भी मिस्टर पाई साहब को कहा है, अभी जैन जी को मैंने कहा है कि आप लोग इस कैंपस में माइनिंग डिपार्टमेंट खोलने का भी प्रयास करें, जिससे कि यहाँ पर नौजवानों को आने वाले वक्त के अंदर माइनिंग में जो एक्सपर्टाइज चाहिए हमें वो मिल सके, रिफाइनरी में लोग मैन पावर मिल सके। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिस रूप में मिस्टर पाई ने जो संकल्प किया है उसके कारण से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर जो मांगे की गई है, वो तो मांगे तो फंक्शन की जाते हैं तो कुछ मांगे की जाती है और सोच समझ के हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए आप, कल्ला साहब को बुलाया गया, बिजली पानी दोनों इनके पास। धरीवाल ने बुलाया गया, जो ज़मीन का मामला है अटका हुआ है, कैसे मुझे बुलाया गया कि मेरे संकोच से दोनों मंत्री थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जब मैं उतरा तो हमारी बिरादरी वाले क्या पहनते मालूम आपको? चोले पायजामे पहनते, जैकेट पहनते हैं। जब मैं उतरा, रिसीव करने वाले कौन थे? मिस्टर पाई, ड्रेस देख लीजिए क्या ड्रेस। अबे जैन, क्या ड्रेस देख लीजिए, क्या ड्रेस। तो मैंने कहा दो जो है हमारी बिरादरी के लोग हमें रिसीव कर रहे हैं। वहाँ तक ध्यान रखा गया कि गेस्ट को आए
कंफर्टेबली फील कर रहे हैं, कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इस तरह से मेटिकुलसली प्रोग्राम बनाया गया, घुमाया गया, दिखाया गया और इम्प्रेस किया गया, और हम लोग इम्प्रेस हुए भी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। मणिपाल यूनिवर्सिटी हमारी, हम अपने ऐसा माहौल और ऐसा भावना हमारी है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी हमारी राजस्थान की शान है, ये मानेंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना कोई मामूली बात नहीं होती है। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, 1000 करोड़ की आगे प्लानिंग की गई है। ये अपना आप एक संदेश है राजस्थान के लिए, अच्छे संकेत है, हमें इस बात का एहसास है। तो आपका मान सम्मान रखते हुए हमेशा हम निर्णय करेंगे, पर क्योंकि सरकारें चलती कोई रेवेन्यू से चलती है। सरकारें को अब देखते यार आर्थिक स्थिति क्या है देश के अंदर, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर। आप सब लोग इंटलेक्चुअल बैठे हुए हो, देख रहे हो। ज़्यादा मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वैसे ही बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है देश के अंदर। नई सरकार बनी है, 4 महीने पहले बहुत भारी बहुमत मिली है, हम लोगों में सफाया हो गया है। इसलिए हम विपक्ष की भूमिका में काम करना चाहते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार की कमजोरियों को बताएं जनता को। अगर वो नहीं बताएंगे तो आप हमें माफ़ नहीं करोगे विपक्ष के रूप में भी। हमारी ड्यूटी है कि हम कमजोरियाँ बताएं, कमियाँ बताएं। आप देखते हैं मीडिया भी दबा हुआ है देश के अंदर। ज़्यादा बात बोलूँगा तो पैसा पे संकट आ सकता है, ये माहौल देश के अंदर। ज़्यादा बोलूँगा तो संकट इनके ऊपर आ सकता है कि आपने इनको बुला कैसे लिया इन लोगों को। ये माहौल देश में है आज। ये लोकतंत्र में ऐसा माहौल शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र माहौल तो खुला होना चाहिए। तो पॉलिटिकल हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। आज जो सत्ता में बैठे हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रमों की, क्या क्या है अपनी बताए। वो साइकिल चलती रहती है जीतने के हारने की। तो मैंने बताया आपको क्या क्या नहीं हुआ थे। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया उस वक्त में, और परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर 74 के अंदर। गरीब बेटों को नारा दिया। आज जो माहौल मोदी जी के पक्ष में है, मोदी लोग बोलते हैं, चाहे वो व्यापार में घाटा लगता हो तो कोई बात नहीं, व्यापार बर्बाद होता हो तो कोई बात नहीं, कर्जा चढ़ गया तो कोई बात नहीं, पर मोदी है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रवाद है। आज जो माहौल है ये माहौल इंदिरा गांधी का था उस जमाने के अंदर। इंदिरा गांधी का था। जब बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया किसे कहते हैं। मैं तो 15 दिन गया हूँ वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर पर सेवा का काम करने के लिए। शरणार्थियों के अंदर 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे मुल्क के अंदर। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे बांग्लादेश के हमारे मुल्क के अंदर, और भयंकर लड़ाई हुई, हम विजय हुए, और 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सब सरेंडर हो गए। सरेंडर करवा दिया हजारों में साथ में इंदिरा गांधी ने। वो माहौल में हमने देखा है, और परमाणु विस्फोट का माहौल देखा है। यही माहौल था, और 4 साल बाद में इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। तो घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। जनता माई बाप है। ये कब इनका मूड बदल जाए पता ही नहीं पड़ता हम लोगों को। इस देश की जनता अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, परंतु अक्ल होशियारी में, रॉबस्ट कॉमन सेंस में इसका मुकाबला दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। इसलिए किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। अपना अपना काम करे, देश की सेवा करे, अच्छी नीतियाँ बनाए, अच्छी आर्थिक संकट की जो दौर चल रहा है उसमें पक्ष विपक्ष सबका सहयोग ले। कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आज नौकरियाँ जा रही है। लगना तो अलग बात है, नौकरी जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर। आज काम धंधे ठप पड़े हैं,
ऑटोमोबाइल हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे व्यापार उद्योग हो, सब लोग संकट के अंदर है। इससे कैसे निकलें? इसमें अगर विपक्ष का सहयोग चाहिए वो मांगे, सब मिलकर हम करें कि देश के हालात खराब नहीं होने चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। बाकी तो सत्ता में तो कोई कोई आएगा, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया, कई बार मुझे बनाते हो, कई बार मुझे आप घर भेज देते हो, आपके ऊपर है। इसलिए हम माइंड भी नहीं करते हैं। हम तो जिस दिन हारते हैं उस दिन अगली चुनाव के जीते उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ये लोकतंत्र है। पिछली बार से हुआ, यहाँ आया मैं आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर आया, शानदार काम किया हमने। पूरी रास्ता में बहुत तारीफें हो रही थी कि बहुत भयंकर काम हुए, सब गरीबों के लिए भी हुआ, सब काम अच्छे हुए। और वसुंधरा जी हमारे खिलाफ बोलती आ रही थी कि नहीं तो ये जो स्कीम लेके आए हैं, दवा फ्री दवाया की, पेंशन की, सब ये तो रेवड़ियाँ बट रही है, दवा नहीं जहर है, क्या क्या बोला जा रहा था। पर फिर भी हम लोग, हमें विश्वास था कि हम कामयाब होंगे। इतना शानदार काम हमने किया। मोदी जी की लहर आई और हम लोग 21 पे आ गए, 21 पे आ गए। और मैंने कहा उस वक्त में, मैंने कहा सुन लो, अगर हमने इतने अच्छे काम किए, सरकार हमारी ही बनेगी, और सरकार नहीं बनी तो आने वाली सरकारें काम भी नहीं करेगी। और वही हुआ। मुझे लगता है कि वसुंधरा जी मेरी बात सुन ली थी उस वक्त। इनके जीतने के बाद में उसने काम की तरफ ध्यान दिए ही नहीं। ये हमें ध्यान था, बहुत नज़दीक है उनके वो। काम किए ही नहीं। और सोच का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है। काम क्यों नहीं किए? 2000 MLA गए उनके पास में, भाई 4 महीने 6 महीने हो गए, लोग बाग कहते हैं काम हो नहीं रहे हमारे कुछ भी। तो कहा, आपको पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पता है मेरे सामने कौन रहता है? कि साहब वो अशोक गहलोत रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। जाके पूछ दो उसको, खूब काम करके देख लिया, वो वहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये स्थिति थी। आप बताओ, काम जो है वो धरे रह गए हमारे। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, रोड गिर आ रही थी, बांसवाड़ा डुगुरपुर में बंद, रिफाइनरी बंद कर दी, 5 साल बर्बाद कर दिया। टोंक करोली जोड़ रहे थे वो बंद, मेट्रो जयपुर की आ रही थी सेकेंड फेज की, वो बंद कर दिया, वापस ला रहे हम लोग, सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक सब बंद कर दिए। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रही। हम लोग सोचते सरकार बदलती है, हम वसुंधरा जी कोई काम बंद नहीं करने जा रहे हैं। वैसे शेखावत साहब सीतापुर चले गए, कोई काम उन्होंने बंद नहीं किए। पहली बार जब मैं सरकार में आया, दूसरी बार आया मैं जब मुख्यमंत्री बना 8-9 के अंदर, तब तक अभय जैन साहब वसुंधरा जी बहुत नज़दीक आ चुके थे और अच्छे काम भी कर रहे थे। ये आपका मणिपाल है, कौन सा और क्या आपने लाए हो, अक्षय पात्र है, और जो भी इन्फोसिस, काफ़ी अच्छा काम। मैं इनको जानता नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये डट के मेरे पास आए थे कि काम तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि मैं वसुंधरा जी का आदमी हूँ। इनको पूछो, इनको महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसका आदमी हूँ। ये जो कैंपर खड़ा हुआ है, इसी कारण खड़ा हुआ है। अगर वसुंधरा की तरह मेरी सोच होती तो ना तो ये कैंपर बनता, ना मेरे बार बार राजस्थान आने ही छोड़ देते ये, और कोई प्रदेश पकड़ते, यहाँ चलो छोड़ो, यहाँ की दुकानदारी बंद हो गई, अपने गुजरात चलो और कहीं चलो। हमने इनको महसूस होने ही नहीं दिया कि आप किसके नज़दीक हो। वेलकम किया इनका हमने, इन्होंने खुद ने भी बताया कि मैंने क्या कहा इनको। एक्ट बनवाया यूनिवर्सिटी का, इसका ज़मीन दी इनको, जो मांगा दिया इनको हमने, और आज ये कैंपर बन गया। तो कहने का मतलब है हमेशा सरकार बदलती रहती है। आप 70 साल में क्या हुआ, नई पीढ़ी गुमराह करते हो, सोशल मीडिया का मिसयूज करते हो, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करते हो। राष्ट्रवादी, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं बैठे यहाँ पर। कौन हमारे में से राष्ट्रवादी नहीं, बता दीजिए। कौन राष्ट्रवाद की बात नहीं करता है?
ये राजनीति का अंग नहीं होना चाहिए। राजनीति तो लोकतंत्र सबसे खूबसूरत चीज़ है दुनिया के अंदर। सबसे खूबसूरत कोई व्यवस्था है सरकार चलाने की तो वो है लोकतंत्र है। जो लोग क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग फैसले होते हैं। तो मैं लंबी बात किया गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। मिस्टर पाइट साहब का, अभय जैन का मैं आभारी हूँ। हम सबको बुलाया, याद किया और जैसे भंवर सिंह ने कहा 50 के करीब मैंने अभी कॉलेज खोले राजस्थान में, 50 कॉलेज के करीब खोले। आगे भी हम चाहेंगे राजस्थान सिरमौर बने देश के अंदर, चाहे लड़कियों की शिक्षा हो चाहे लड़कों की शिक्षा हो। कैसे हम आगे बढ़ें, किस प्रकार से राजस्थान शिक्षित होगा तो स्वतः ही फिर ये जो बात हम करते हैं बार बार कि हम लोग पिछड़ा राज्य वो पिछड़ा राज्य नहीं रहेगा। अपना हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर है। ज्ञान है तो शक्ति आप पास में, नॉलेज इज पावर। आईटी का ज़माना है। राजीव गांधी ने कहा था 21st सेंचुरी की बात की थी। तो आप देख लीजिए हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर आ गए हैं। आज जमाबंदी हो खेतों की या रेल की टिकट खरीदने हो, घर बैठे खरीदते हैं। सब सुविधाएं आईटी से मिल रही है। आईटी और वाईफाई और आपका ये मोबाइल फ़ोन दुनिया मुट्ठी में हो गई है। ये सपना राजीव गांधी का था जो आज आपके सामने है। उस वक्त में भी जब कंप्यूटर लाने की बात की गई थी तो यही लोग जो आज सत्ता में हैं इन्होंने कहा ये कंप्यूटर लाके इनका दिमाग खराब हो गया है, कंप्यूटर लाएंगे तो बेरोजगारी फैल जाएगी। और बैलगाड़ी में बैठ गए थे पार्लियामेंट के अंदर। ही लोग बैलगाड़ी में बैठ गए थे, याद है आपको, बताने के लिए देखिए इतना बेरोजगारी फैल जाएगी। तो आप देख लीजिए बिना कंप्यूटर किसी काम चलता नहीं है। बिना मोबाइल फ़ोन तो आप रह नहीं सकते हो। दुनिया में आप क्या हो रहा है देख सकते हैं। ज्ञान पूरा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है। कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। तो ये सोच की बात थी, इसलिए 21st सेंचुरी की बात की गई, उसमें हम लोग कामयाब हो गए। आज हमारे नौजवान अमेरिका में छा गए हैं पूरे। बराक ओबामा को कहना पड़ता है कि अमेरिका के नौजवानों सुन लो, अगर आपने मेहनत नहीं की तो हिंदुस्तान का नौजवान आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। ये कहना पड़ता है। इसलिए देश की मैं समझता हूँ कि भविष्य उज्ज्वल है राजस्थान का। आप लोगों का आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो आप निश्चित रहो कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन का वादा किया है, उस आधार बना के हम काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।